अपना सीईओ होता क्या है सर? व्हाट इज सीईओ? तो सही वाला जो सीईओ होता है, जो एनर्जाइजर होता है, वो क्या करता है, पहले पीपल, फिर प्लैनेट एंड देन प्रॉफिट्स। बट आपने बहुत से लोग भी देखे होंगे जो कहीं पे जॉब कर रहे थे, मुलाजमत से वापस आते, देन दे टर्न टू बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी एंड दे बिकम गुड लीडर्स। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मोटिवेट्स देम टू कम अप टू द बिजनेस विजन? हर बंदे के अंदर एक कीड़ा होता है, वो तंग करता है। हमारे यहाँ चूंकि भेड़ चाल का ज़माना है कि बस वो एक ट्रेंड था, बीसीएस करना है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करनी है, फिर बीबीए का ट्रेंड आ गया। वी नेवर पीपल लेट नो कि व्हाट यू हैव इनसाइड। तो आपका सवाल का जवाब है, तो करियर इसलिए लोगों को पता ही नहीं है हु एम आई। ये साइंटिफिकली उन्होंने कभी अपना टेस्ट किया ही नहीं। जैसे आपको पता ही नहीं आपका ब्लड ग्रुप क्या है। पाकिस्तान की बदकिस्मती से वो करियर का तो लफ्ज़ छोटा है, बल्कि मैं तो अक्सर पूछता हूँ 99% इवन जो टीचर्स हैं, साथीज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि यार जॉब और करियर में पहले बताओ फ़र्क क्या होता है। लोगों को तो ये फ़र्क नहीं पता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीईओज आर देयर? ये कहते हैं कि जी के दूरों देखिया करोड़ था। ओके। करोड़ पे हाँ। तो दूर से देखो तो करोड़ पे का, करीब कोलों देखा, नहीं करीब से देखा तो लाख का, परखा तो कख का। मूसा लेके अलैहिस्सलाम जब गए ना दूर पे, तो अल्लाह ताला से पूछा, अल्लाह मैं एक सवाल पूछूं? अल्लाह ने पूछा, बोलो मूसा, ये छिपकली ना होती तो तेरी कायनात में कोई फर्क पड़ता? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस छिपकली? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा, मूसा तेरे आने से थोड़ी देर पहले छिपकली ने पूछा, मूसा ना होता तो तेरी कायनात में कोई फर्क पड़ता? तो कल्चर में जो बड़ा आंसर है इनसिक्योरिटी। हाउ डू यू एक्सप्लेन? जिसके अंदर जितना कॉम्पिटेंस होगा, उसके अंदर इनसे लेवल ऑफ इंसिक्योरिटी उतना कम होगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जो बताते हैं वो होते नहीं है। यस। और हमें अपना काम के अलावा दुनिया के सारे काम आते हैं। अच्छे लीडर बनने के लिए इंसान को कौन सी खूबियां अपनानी चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर बन के आए और अपनी कम्युनिटी को लेकर चले? पाकिस्तान का मसला ये है, अब मुर्गी का मुझे सिर्फ ये बता दें आखिरी बात, मुर्गी नारा के मादा है। मैंने कहा मादा, तो फिर सारे मादा हो गए, नर खत्म हो गए सारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिल कास्ट एक और एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में कारोबारी तबका अपनी खिदमत अरसा दराज से अंजाम दे रहा है। इन कॉर्पोरेट लीडर्स का सोसाइटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनकी शख्सियत को उजागर करने और उनके हिस्से की काविशों को सोसाइटी तक पहुँचाने के लिए इसने कोई खातिर खा मेहनत नहीं की। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, वे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के एक ऐसे हीरे हैं जिन्होंने ऐसे नगीनों को तराशा और मुआशरे को बताया कि वो किस किस तरह से अपनी खिदमत सोसाइटी के लिए पेश कर रहे हैं, जिससे ये आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी और फलपुर आवाम को रोज़गार मैसर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। सबसे पहले I am- आपको कराची में आई एम सफर पे हैं। ऑनर्ड, आई एम ऑब्लाइज्ड। सर सबसे पहले तो आप ये बताने का आपने जो आपका सारा जितना काम है वो तकरीबन सीईओ के गिर्द ही घूम रहा होता है। इतना सीईओ होता क्या है सर? व्हाट इज सीईओ? बहुत शुक्रिया पहले तो आपकी इस मोहब्बत का आपने बुलाया। सीईओ का जो कॉन्सेप्ट था, सीईओ क्लब और ये सीईओ क्लब पाकिस्तान जो है, और सीईओ कौन होता है, तो और ये क्यों किया है ये सारा, तो इसका मैं जुमला जो ओपनिंग है वह बोल लूँगा कि आईने कहते हैं आप क्या करते हैं, यूजुअली लोग पूछते हैं, और सीईओ क्लब क्या करता है, तो मैं एक लाइन में इसका जवाब देता हूँ कि आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। नाइस, माशाल्लाह। कहते जी क्या मतलब है? मैंने कहा जिस दौर में, आज के दौर में किताब का, कलम का, जब क्योंकि ये किताब की आखिरी सदी है, किताब तो ख़त्म होगी, अब तो चैट जीपीटी और एआई का आ गया, तो किताब की जो खुशबू थी वो ख़त्म होगी। तो जो सीईओज़ की जो बेसिकली हमारी पब्लिकेशंस हैं, जो 100 सीईओज़ की सीरीज़ है, अब माशाल्लाह 11 एडिशन आ चुके हैं, और 1100 हमने स्टडीज़ लिखे हैं। तो किताब जो होती है ना, उसको एक मैं चाह रहा था कि वो जो तजर्बे होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको बदकिस्मती से हम हकीमों की तरह मर जाते हैं साथ नुस्खे लेकर, और वो इल्म जो होता है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वो सीईओज़ के जो तजर्बे थे, उनकी कंपनियां जो बनती कैसे हैं, कैसे एक अदारा बनता है, इसलिए आपने देखा होगा कि आज तक पाकिस्तान में इवन के जो कामयाब कम लोग हैं उनके ऊपर कभी किताब नहीं लिखी गई, और उससे बढ़कर जो नाकाम हुए उस पर तो कभी भी कोई रिसर्च नहीं हुई कि ये बंद क्यों हुआ था ये अदारा, इसके पीछे क्या पर्ची थी, या इसके पीछे क्या कोई सरकार था, एफबीआर थी, या क्या था। तो वो रीज़न्स हैं ताकि जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए लोग हैं, वो गलतियां ना करें जो पिछलों ने की,
और वो वाले स्टेप्स पे जाएं जिन्होंने पिछलों ने किए, ताकि वो लोग वो तजर्बा करके वहां ना पहुंचे। तो लर्न फ्रॉम अदर, दैट इज अ फिलोसफी ऑफ सीईओ क्लब। दूसरा बात आपने पूछी सीईओ क्या होता है। बिल्कुल। एसईसीपी के मुताबिक, जो हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसके मुताबिक तो एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव एक हेड होता है अदारे का, जो बोर्ड ऑफ जो होता है कंपनी का, अदारे का जो बोर्ड होता है, चेयरमैन उसको नॉमिनेट करता है, उसका केपीआईज होते हैं, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये एक लीगल टर्म है सीईओ। लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट इसको इंट्रोड्यूस कराया थ्रू सीईओ क्लब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक किताबी और एक डेजिग्नेशन है, मैंने उससे बढ़कर बोला कि सीईओ चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर होता है। क्योंकि इस दौर के अंदर इस वक्त सब कुछ मौजूद होता है कंपनीज के अंदर, सिर्फ एनर्जी नहीं होती। जैसे इस मुल्क का मसला एनर्जी क्राइसिस है, आजकल आईपीपीज ने हमारा गला बिल्कुल, दबाया हुआ है। तो वो मैंने कहा ये एनर्जी चाहे वो मुल्क की हो या एनर्जी चाहे आपके अंदर की हो, एनर्जी चाहे अदारे की हो, वो जो एनर्जी जो होता है, जो बांटता है, वो सी होता है। आजकल हर वो चीज़ है जो आपकी एनर्जी सक करती है, जो वो आपको तबाह कर देती है, डीमोटिवेट, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में ले जाती है, उसके अगेंस्ट जो काम करता है बंदा, उनको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, विजन देता है, उनको एक बड़ी लाइफ की पिक्चर देता है, पर्पस ऑफ लाइफ से रोशनास कराता है। सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही काम नहीं होता अदारे का, एक सिविल एक होता है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लार्जर पिक्चर ऑफ द कम्युनिटी को सामने रखता है, पीपल एंड प्लैनेट को फर्स्ट रखता है, प्रॉफिट थर्ड पे आता है। तो ये 3 P's हैं जी, जिसको समझना ज़रूरी है। तो सही वाला जो सीईओ होता है, जो एनर्जाइज़र होता है, वो क्या करता है, पहले पीपल, फिर प्लैनेट एंड देन प्रॉफिट्स। थैंक यू। दैट्स नाइस, व्हाट एन डेफिनेशन सर। सर ये बताएं कि आपने बहुत सारे सीईओ के साथ काम भी किया, यू हैव सीन देम डूइंग द बिजनेस एज वेल, बट आपने बहुत से ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कहीं पे जॉब कर रहे थे, मुलाजमत से वापस आते, देन दे टर्न टू बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनालिटी एंड दे बिकम गुड लीडर्स। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मोटिवेट्स देम टू कम अप टू द बिजनेस विजन? आदिल भाई, इसका सादा सा जवाब, अगर इसको मैं पंजाबी में बोल दूँ, इजाज़त है, श्योर श्योर तो वो एक हर बंदे के अंदर एक कीड़ा होता है, वो तंग करता है, वो बहुत तंग करता है। क्योंकि बचपन में जब बड़ा होता है, वो प्रेशर होता है सोशल कि डॉक्टर बन जाओ, सीएसएस कर जो, वो देखो तुम्हारा कज़न डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो पुलिस में एएसपी बन गया, वो आर्मी में चला गया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। वो सारा बदकिस्मती से वो सोशल प्रेशर के ऊपर ना वो अपने आप को बन जाता है, अच्छी जॉब में चला गया। लेकिन कुछ अर्से के बाद वो कीड़ा तंग करता है, कहता है ये तुम्हें हुई नहीं। आज आप एक R&D करें कि जिन बच्चों ने मेडिकल पढ़ा, डॉक्टरी पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ा, लॉ पढ़ा, बैंकिंग में गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़े, 90% बच्चे अपने ही काम से नाखुश हैं, बिल्कुल। कोई काम नहीं कर। क्यों? उसकी वजह से कि वो सोशल प्रेशर के तहत, माँ बाप के कहने के तहत वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीएसपी ऑफिसर बन गए, लेकिन वो अंदर से कुछ और बनना चाहते थे। वो कीड़ा फिर तंग करता रहता है। पॉइंट ऑफ डिपार्चर होता है जिसको हम कहते हैं, एक 35 to 40 ईयर्स में करियर प्लेटो आता है। और सारे सीईओ अक्सर आपने जब केस स्टडी कर लें, तो ये वाली एज होती है जब 35, वो कीड़ा बहुत तंग करता है। कहता है नहीं यार, अब यहाँ तो कुछ कीड़ा मर जाता है, तो वो कहते हैं चलो 60 तक रिटायरमेंट लेंगे और उसको कहते हैं ना 30 में मर जाते हैं और 70 में अजाज के साथ दफना दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो कीड़ा जिसका मर जाए उसको तो रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है, और घर वाले भी बेचारे को पैसे लेके उसकी पेंशन ग्रेजुएटी के धक्का देके फेंक देते हैं। लेकिन जिसका कीड़ा तंग करता है, फिर वो कुछ कहता है नहीं जनाब, अभी तो मेरे पास ना ज़िंदगी शुरू हुई है, अब मुझे समझ आ गई है, वो जो मेरा करियर का जो पहला एक आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस था कि मैं क्या हूँ, कि मैं CSP हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वो तंग करना कम कर देता है। अब वो कहता है मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ। एक किताब है, कहीं गलती से अगर आपके हाथ में लग जाए या किसी के में बच्चों को, तो पढ़ो, 5 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ। कि ज़िंदगी में जब बंदा, एक ऑस्ट्रेलियन एक डॉक्टर ने लिखी किताब, जिसमें पहला उसका रिग्रेट ऑफ लाइफ किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जिया। ये 99% लोग जब डेथ बेड पे होते हैं, ये जुमला उस वक्त बोलते हैं। उसको अगर फॉरवर्ड थिंकिंग से बैकवर्ड थिंकिंग करें, तो फिर पता चलता है कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी को आप खुद जीनी है। अजी जो जेन ज़ी है, ये इसी के ऊपर बेस कर रही है। आपको पता है ये कोविड ने पूरी दुनिया का जो एक पैराडाइम शिफ्ट किया है। और पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ है, ये मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, सारी शिफ्ट हो गई, डिजिटलाइजेशन हो गई, सबको जूम पे बैठ के हमने बातें की, आइसोलेशन हो गई, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, जो मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो वो फराज अहमद फराज याद आ गया, तो वो फासले शुरू हो गए, डिस्टेंस 6 फुट का रखना है। ऐसे जी कल की बात है, बिल्कुल सर, अभी चंद साल पहले की बात है। तो वो जो ना, उसमें हुआ क्या कि लोगों को समझ आया एक लाइफस्टाइल है, वो बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। एक है लिविंग है,
लिविंग इज वेरी चीप एंड वेरी इजी। तो ये जो जेन जी ने इसके दौरान ये सीखा कि जनाब जी हमें जो लाइफ का जो जिंदगी में जो रिच होने की बजाय हैप्पी होना है। हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू बी वेल्दी। देयर आर लॉट ऑफ thousands of people who are wealthy but unhappy। तो इसने कहा यार जिंदगी बड़ी छोटी सी चीज़ है, कोविड में से लग रहा था सब खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना वही जितने भी सांसें हैं ऑन दिस प्लेनेट। तो अभी तो एक पता है ना एक टनलिंग का कॉन्सेप्ट है जो परसों क्वांटम फिजिक्स के ऊपर एक नोबेल प्राइज मिला है। पता है क्या होती है टनलिंग क्या होती है? मुझे अगर नहीं आप पता, आप मैं तो बिल्कुल अब क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि आप बॉल फेंकते हैं सामने दीवार से बाउंस बैक होती है ना, वो कहते हैं कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि दीवार से बाहर चली जाए बॉल। इसको टनलिंग कहते हैं। ठीक हो गया? दीवार तोड़ के जी, दीवार तोड़ के दीवार के अंदर से निकल जाए, वाह, यही तो पॉइंट है। ये क्वांटम फिजिक्स है, जरा ऊपर की बात है। इसको कहते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज भी है। तो उन्होंने ये साबित किया ये पॉसिबिलिटी ठीक है, जो कि हमारी अकल 5 परसेप्शंस के अंदर जो हमारी टाइम एंड स्पेस की हम कहती हैं तो ये नहीं समझ सकती। ये थोड़ा लॉस डिफरेंट है, थोड़े से हट के हैं। जैसे न्यूटन ने कहा था सेब गिरेगा तो नीचे ही आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन लॉ बन गए थे। तो इन्होंने लॉ ऑफ टनलिंग अभी परसों इस पर बकायदा 3 बंदों को नोबेल मिला है, प्राइज मिला है। अभी तुम्हें टाइम नहीं है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कोविड में एक चीज़ सीखी हमने, वो है मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। क्या बोला? मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, जो कि हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। आपके घर में जितनी चीजें होंगी ना, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। हमने क्या किया था, चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर देते थे, मटेरियल पोजीशंस। आपने कहा घर में ये भी सोफा भी ले आओ, ये रख दो, वो रख दो। अब जो नई नस्ल आ रही है कहती है हमें ये चीजें नहीं चाहिए। शादी होती है, ब्याह होती है, लड़की कहती है मामा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें सारा कुछ सामान रखे अपने पास, मुझे एक सोने के लिए कमरा चाहिए और एक बिस्तर चाहिए। दैट्स अ बेसिक थिंग। तो वो क्या हुआ कि जो नई जनरेशन को ये माइंडसेट मिला कि मिनिमलिज्म की तरफ जाए। और मैंने आदिल भाई के बच्चों को या सीईओज के साथ कोचिंग का, तो मैं कहता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो हमें कुरान ने दिया था कि जिंदगी में अगर जिंदगी में तुम आसानियां चाहते हो तो कनात इख्तियार करो। अरे मैंने कहा अरे बेवकूफ़ो, कनात को अंग्रेजी में मिनिमलिज्म कहते हैं। नाइस सर। इन अ कंट्री लाइक अस, मतलब आप जो बातें कर रहे हैं, हम गोइंग टू आई हैव मच टू से, बट जहाँ पे एक सोशल प्रेशर की आपने बात की, वी आर लैकिंग एट द करियर प्लानिंग एक पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा शोबा है। बट हमारे यहाँ चूंकि भेड़ चाल का ज़माना है कि बस वो एक ट्रेंड था, BCS करना है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करनी है, फिर BBA का ट्रेंड आ गया। वी नेवर पीपल लेट नो कि व्हाट यू आर इनसाइड। तो आप कह रहे हैं कि लोग, चाहे किसी को 35 साल में समझ आए कि मैं अंदर से क्या हूँ, किसी को 40 में नजर आए, ऐसे हमारे पास कोई सोसाइटी में एटमॉस्फेयर या कोई ऐसे एलिमेंट है कि हम खुद जज कैसे करें कि यार हम अपने अंदर से हैं क्या। मतलब चलिए लेट्स से कि आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, लोगों को ये समझ कैसे आएगा कि मैं किस काम के लिए बनाऊं, मैं करना क्या चाहता हूँ, कर क्या सकता हूँ मैं। आपका ये जवाब ना अब AI देगा, क्योंकि हमारे पास जिन्होंने जज करना है उनकी अपनी कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। सर पूरा सवाल नामा है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं उन पे, मेरे पास सवाल नामा है। तो मैं कहना, तो एक साइकोमेट्रिक कहते हैं। आई एम बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, तो मैं ये तो रोज खेलता हूँ, 25-40 सालों से 30 सालों से खेल रहा हूँ। साइकोमेट्रिक मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। पर्सनालिटी असेसमेंट जो होती है, जिसमें मैं MBIT टाइप वगैरह, MBIT वो सारी जो MBIT है, और बड़ा इसके ऊपर बड़े ऑथेंटिक रिसर्च भी हो चुकी है। जैसे ब्लड ग्रुप होता है आपका, मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि कोई पता मैंने क्या करना, मैंने पूछा तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? अगर आदिल आपसे पूछूं तो क्या आपका जवाब होगा? पॉजिटिव। थैंक यू, मेरा है बी नेगेटिव। तो मतलब इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसी को इमरजेंसी में घर में जरूरत पड़ जाए तो यार टेस्ट छोड़ो, मेरा ग्रुप मेरे अब्बा जी को, मेरे भाई को, कज़न को, दोस्त को ब्लड चाहिए। तो ये पता है कि मेरा ब्लड ग्रुप का टाइप क्या, और ब्लड ग्रुप अगर गलत लग जाए तो क्या होता है? डिजास्टर, डेथ। दूसरा सवाल है कि मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है? ब्लड टाइप का पता है और प्रेशर टाइप का नहीं पता, क्योंकि कभी किसी ने टेस्ट ही नहीं किया। जब टेस्ट करेंगे तो ब्लड ग्रुप पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे नहीं तो पता चलेगा, कैसे चलेगा? ये भी सही है। जब तक टेस्ट करेंगे पता चलेगा कि ये एम्बिवेलेंट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। ये जब तक प्योरली साइंटिफिक तरीके में, साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बाबा जी के आलमों की बात नहीं, फूंको शों के नहीं मारने, तवीज आगे नहीं कर रहा। तो जब साइकोलॉजी ने एक्स्टैब्लिश कर दी है पर्सनैलिटी टाइप्स को, आपको अपने ब्लड ग्रुप का पता है लेकिन पर्सनैलिटी ग्रुप का नहीं पता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी में जितने फसाद आते हैं, जितने करियर के इश्यूज आते हैं, जितने कंपनियों में लोग मिसफिट होते हैं, शादियों में मिसफिट हो जाते हैं। शादियां आजकल हर 10 में से 4 शादियां ब्रेकअप हो रही हैं। जॉब्स में जाकर लोग 2 साल 6 महीने में जॉब छोड़ देते हैं। उसकी पीछे बुनियादी वजह ये होती है कि लोगों को पर्सनैलिटी टाइप नहीं पता, मिजाज की मांग ही नहीं पता, कंफर्टेबल कि जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ, जॉब और पर्सन फिट टेस्ट होता है
कि या इस फौज में जब बच्चा जाता है तो उससे यही टेस्ट होता है कि ये फौजी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ फौज एक ऐसा अदारा है कि एक दफ़ा आप 2 साल गुजार लें वहाँ, ठीक है जी, आप उसके बाद ना रिटायरमेंट भी के हो जाए ना, तो फिर वो जो होता है ना, आपने फौजी रहना है। फौजी रहना है। वो एक, क्योंकि वो ट्रेनिंग का पार्ट है उनकी, वो बंदा पहले फिट करते हैं, उसके बाद तरबियत देते हैं, यानी कि पकड़ के तरबियत दे दी, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से गुजर के वो आता है। और अगर गलत करते हैं तो उस बंदे पे जो साइकोलॉजिस्ट ने हायरिंग की होती है उसमें क्वेश्चन मार्क आता है कि तुमने गलत हायरिंग की थी 30 साल बाद भी जाके। तो इसका मतलब होता है कि ये चीज़ें स्टैब्लिश्ड हैं। बड़े इदारे जो मल्टीनेशनल्स हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्ट करती हैं, चाहे एंट्री लेवल हो चाहे ऊपर का सीनियर मैनेजमेंट का लेवल पे हायरिंग हो। तो आपका सवाल का जवाब है, तो करियर इसलिए लोगों को पता ही नहीं है हू एम आई, ये साइंटिफिकली उन्होंने कभी अपना टेस्ट किया ही नहीं। जैसे आपको पता ही नहीं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, उसके मुताबिक भी आपकी अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन हो। उसके जैसे आपको कपड़ा हो, पता ही मेरी बॉडी है, हर कपड़ा तो फिट नहीं होगा ना, उसको फिर टेलर मेड करना पड़ता है। यस, तो टेलर मेड उस वक्त आएगा जब आपका मेजरमेंट होगी, ट्रू, उसके बगैर तो नहीं होगा। बिल्कुल आंखें सर। बंद करके तो नहीं कोई टेलर मास्टर आपको अच्छा देख के बता देगा जी मुझे पता है। तो उसको उसकी जसामत उसकी के मुताबिक टेलर मेड करना पड़ता है, कस्टमाइज करना पड़ता है। तो वो क्या होता है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती से वो करियर का तो लफ्ज़ छोटा है, बल्कि मैं तो अक्सर पूछता हूँ 99% इवन जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि यार जॉब और करियर में पहले पता हो फ़र्क क्या होता है। लोगों को तो ये फ़र्क नहीं पता भाई दबे क्या फ़र्क होता है। सर जॉब तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको 9 टू 5 एक राउंड आपको क्लॉक फॉलो करना है। करियर गिव्स यू पैशन कि आपको एक बार लॉन्ग रोड जर्नी है, रोड मैप है, टीच यू डायरेक्शन कि आपको जाना कहाँ है। मैं आपको एक छोटे सा आज अपने सुनने वालों को, देखने वालों को मैं एक टिप दे जाता हूँ। जॉब जो होती है ना, ये 8 घंटे की होती है, ऐसे कोई राउंड 9 पीरियड to साइकिल है 5, आपको 9 बस to नहीं 5। करनी। जी, जी, करियर होता है ना, वो 9 to 5 होता है, वो 5 to 9 होता है। क्या बोला? 5 टू 9 होता है। वो 16 घंटे का है। यस, मैं कोई अगली बात करूँगा, क्योंकि जिस बंदे ने लाइफ में हैप्पीनेस लेनी है, जिसने लाइफ में एक्सीलेंस लेनी है, जिसने लाइफ में अपने एक क्लाइमेक्स पे जाना है, अपने करियर के अपने टॉप पे जाना है, तो उसके लिए ये 9 to 5 वाला कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है। इसी तरह दूसरा स्टेप क्या बोला है, 5 to 9 यानी कि 16 घंटे। 16 घंटे। तो जो किसी ने कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनना है, कुछ काम करना है, तो चाहे वो दर्द होता रहे, चाहे बुखार होता रहे, चाहे आपको नींद आती रहे, ना आती रहे, देयर इज़ नो लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, बकवास है सारी। बिल्कुल। तो जब आपको वो जो करियर है वो आपने बिल्ड करना है, तो उसके तीसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। वो क्या है? वो जॉब सबसे नीचे वाला पॉइंट है जिसमें लोग रोटी-रोज़ी के लिए रो रहे होते हैं। सर्वाइवल करियर आपका। जिसमें आपका पैशन सीख कर रहे होते हैं। एक होता है जो ऊपर वाली चीज़ है, जो 24/7 है, उसको कहते हैं मिशन प्लानिंग। यस, मिशन इज समथिंग डिफरेंट, इट इज योर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। जब तक आपको रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिस्कवर नहीं हुआ, तो उसी के साथ जुड़ा हुआ करियर, उसके साथ जुड़ा हुआ आपकी जॉब, तो उसके साथ आपका जुड़ा हुआ स्टार्टअप, ये जब तक आपकी बड़ी पिक्चर लाइफ में नहीं होगी। कहता जी कि पहली सीढ़ी पर कदम रख और आखिरी सीढ़ी पर नजर रख, मंजिलों की जुस्तजू में राहेगा एक पल भी ना जाए। तो जब तक आपकी नज़र में वो नहीं है, जब तक आप अपना ख्वाब नहीं देखेंगे, जब तक आपने बड़ा ख्वाब नहीं देखेंगे, अपने से हालात से जब उठ के बाद ख्वाब नहीं, हमने बदकिस्मती से आदिल भाई ख्वाब देखने छोड़ दिए। बिल्कुल मुझसे सर। अक्सर पूछते हैं, चाह साहब आपको क्या काम का, आपका धंधा क्या है? मैं कहा जी मेरे पास रेडी है, मैं रेडी भी एक ख्वाब बेचता हूँ, अगर किसी ने खरीदनी है ले ले आके। तो ख्वाब जो होते हैं ना जी, वो इंसान को जिंदा रखते हैं। वो है मिशन स्टेटमेंट आपका, आपका ड्रीम्स, आपको PMS कहते हैं अंग्रेजी में, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। मैं लोगों को पूछता हूँ आपने कभी बनाई है? आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, चैंडल में जाते हैं, ABC कंपनी में जाते हैं, सबसे पहले एंट्रेंस होते हैं, लिखा होता है ऑर्गेनाइजेशनल मिशन विजन वैल्यूज। मैंने कहा आपकी क्या है? फिर उसके बाद FMS क्या है, वो क्या होता है? मैं कहा जी फैमिली मिशन विजन स्टेटमेंट कहाँ है आपकी? जब तक आपकी पर्सनल, आपकी फैमिली और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल अगर तीनों अलाइनमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको एक वर्कशॉप चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए, जहाँ आप अपनी अलाइनमेंट कराएं। आपको पता है गाड़ी की अलाइनमेंट खराब हो जाए बिल्कुल सर। तो गाड़ी खत्म हो जाती है 2, 3, 6 महीने में, उसके टायर खराब हो जाते हैं, उसको बड़ी कॉस्ट पड़ती है, तो गाड़ी का सत्यानाश, तो गाड़ी की हमारी ज़िंदगी है। जब तक आपकी ये तीनों स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, पर्सनल स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, फैमिली मिशन स्टेटमेंट एंड देन ऑर्गेनाइजेशन की, जब तक नहीं होगी, तो आपको वो जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है जिसको हम कहते हैं पीस ऑफ माइंड, वो मिलेगा। अगर नहीं करेंगे तो एंड पे क्या मिलेगा? पीसीस ऑफ माइंड। सर मेरे पास तो मतलब इस बात को सुनता रहो मेरे लिए काफ़ी, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं कि लोगों ने ब्लड टेस्ट कराने पे भी कॉस्ट खर्च करनी होती है, ठीक है? सर आजकल वो यही कर देती है सर। जस्ट लेट मी कंप्लीट।
आप पर्सनल टाइप पे जाते हैं ना तो लोगों को अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेट्स से आप वर्कशॉप पे जाएँ तो आप गाड़ी पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन लोग अपने आप को निखारने के लिए, जानने के लिए पता नहीं क्यों वो इनसिक्योर हैं। मतलब लगता है कि अपनी ज़ात उन्होंने कोई इतनी सर उनको बेमायनी अभी बना अभी दी है। उसको नो अभी पता ही नहीं कि ज़िंदगी में सबसे एक शख्स था, हुँ, वो घर में जाता था ना, क्या करता था दरवाज़ा बंद कर लेता था। घर से बाहर निकलता दरवाज़ा खाली कर दे खोल देता था। लोग कहते हैं उल्टा कर रहे हैं आप। कहते क्या मतलब? कहते लोग जब घर में होते हैं ना दरवाज़ा खोल देते हैं, मैं घर में हूँ भई, हुँ, दरवाज़ा खुला हुआ है ना, मैं घर में हूँ। और जब जाते थे तो लॉक कर जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब आता था तो दरवाज़ा लॉक कर देता था, और जब जाता था तो दरवाज़ा खुला कर। कहते इस घर में सबसे कीमती चीज़ क्या है? कहते कपड़े, चीज़ें। कहता नहीं, मैं खुद हूँ। यस। लोगों को पता ही नहीं इनकी कीमत क्या है। ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ आप खुद हैं। वो जो खुद शनासी का जो सफ़र है, वो इसलिए आपका सवाल का जवाब है कि हम खुद फ़रेबी का शिकार हैं। जो खुद फ़रेबियों के शिकार होते हैं, जो सेल्फ डिसेप्शन में जो ट्रैप हो जाते हैं, उनके लिए बर्गर, खाना-पीना, चीज़ें, ये सैर-सपाटे, एक ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस में वो लॉक हो जाते हैं। जब वो कहते हैं नाथी खाल की जब अपने खबर, देखते रहे औरों के ऐब व हुनर, पड़ी जब अपनी खामियों पे नज़र, तो इस जहाँ में कोई बुरा ना लगा। कमाल है। तो खुद फरेबी से निकल के क्या करना है, इसका इलाज क्या है? खुद शनासी का सफ़र है। और खुद फरेबी बंदा जो होता है ना, वो 3 स्टेप जाता है। खुद फरेबी से सफ़र शुरू होके दुनिया फरेबी और खुदा फरेबी। हाँ, और उसके ऑपोज़िट जो इजाज़ निसार कर रहा है सीईओ क्लब का जो बुनियादी मिशन स्टेटमेंट है, वो है खुद शनासी का सफ़र है, जो कि दुनिया शनासी से होता हुआ खुदा शनासी तक जाता है। नाइस सर, मन माशाल्लाह। अरफन नफ्सा व अरफन रब्बा, जिसने अपनी पहचान कर ली, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने खुदा को पहचान लिया। सर आपने इतनी कमाल बातें की हैं। मुझे ये बताया आपने अब तक जितने सीईओ से मुलाकातें की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीईओज आर देयर? मतलब हाउ डू यू डिफरेंशिएट देम? यार ये भी मेरा एक बहुत बड़ा ना डिसइल्यूजनमेंट था, काफ़ी साफ हो गया है। अब तो अब साफ-साफ नज़र आता है, मतलब पहले मतलब साफ हो गया। मतला साफ हो गया है। वो कहते हैं जी कि जिसको कहते थे ना पंजाबी में, फिर वो मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में भी, सर यू कैन गो इन पंजाबी, नो कि इश्यूज। कहते हैं कि जी कि दूरों देखिया करोड़ दा, ओके। करोड़ में तो हाँ, दूर से देखो तो करोड़ करोड़ का है। रुपए का, करीबों कोलों देखा नहीं, करीब से देखा तो लाख का, ओके, परखा तो कख का। नाइस। यानी कि दूर से देख, कख मतलब कहते हैं ना बिल्कुल जी, जी, ज़र्रा, तिनका ज़रा। तिनका, मतलब दूरों देखा, यानी कि जो बड़े-बड़े लोग थे, जो दूर से बड़े करोड़पति बिलियनर नज़र आते थे, देखा करीब से देखा तो वो तो बिल्कुल इंसान भी नहीं था। ये तो दूर की बात है। तो कई ऐसे लोग होते हैं इस सारे सफ़र में, मेरे इल्यूजन्स क्लियर हो गए, जिसको कहते हैं मैं खुद फ़रेबी से निकल गया। अब पता चल जाता है कि यार ये करगस का जहान और है, शाहीन का जहान और है। अल्फाज़ व मानी में तफ़ावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ान और है, मुजाहिद की अज़ान और है। तो पता चला कि इस सफ़र के अंदर कि जो बड़े जो शाहीन थे वो करकस निकले, और जो करकस थे एक्चुअली वो शाहीन थे, उनको पहचान नहीं थी। तो दिस इज़ अ जर्नी, बड़े-बड़े हीरे मोती मिले, दैट्स अ पॉइंट। इसलिए कहते हैं जी कि वो कहते हैं जी कि किसी चीज़ को छोटा ना देखो, किसी चीज़ को छोटा देखना हो या दूर से देखो या गरूर से देखो, वरना कोई चीज़ छोटी नहीं है। आई रिपीट, किसी चीज़ को छोटा देखना हो या दूर से देखो गरुड़ से देखो, या गरूर से कोई देखो, चीज़ छोटी नहीं है। कोई चीज़ छोटी नहीं। कायनात में कोई चीज़ अल्लाह ने छोटी नहीं बनाई। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना तूर पे, तो अल्लाह ताला से पूछा, है अल्लाह मैं एक सवाल पूछूं? अल्लाह ने पूछा, बोलो मूसा, कि छिपकली ना होती तो तेरी कायनात में कोई फ़र्क पड़ता? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस छिपकली? तो अल्लाह सुब्हान तआला ने पूछा, मूसा तेरे आने से थोड़ी देर पहले छिपकली ने पूछा, मूसा ना होता तो तेरी कायनात में कोई फ़र्क पड़ता? हाँ, तो हर चीज़ का एक पर्पस है। यस। घास का तिनका भी ना, अब वो कहते हैं अगर इस प्लेनेट के ऊपर सिर्फ 20 मक्खियाँ, ठीक है, अगर खत्म हो जाए, आपको बहुत बुरी लगती होंगी, मच्छर, आपको पता है कि लाइफ का इकोसिस्टम खत्म हो जाए, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीज। तो दिस इज द इकोसिस्टम चेंज, हम उसका एक कड़ी का हिस्सा हैं। और किसी ने पूछा है जा साहब, तो फिर इंसान तो अशरफुल मखलूकात हो? मैं कि नहीं, इंसान अशरफुल मखलूकात नहीं है। है क्यों? मैं कहा जो 17वें ग्रेड से ऊपर हैं वो अशरफुल मखलूकात हैं, 17वें से जो नीचे हैं वो मखलूकात में आते हैं। सर आप तो ये बताइए कि आपने लोकल बिजनेस को भी देखा है, आपने इंटरनेशनल लोगों के साथ भी काम किया है, आपको कोई जो कल्चरल में डिफरेंस आता है मल्टीनेशनल और लोकल बिजनेस का ट्रेंड है, उस डिफरेंस को आप देखेंगे जो आपके पास अच्छे बिजनेस लीडर्स हैं, डेफिनेटली दे हैव अ गुड बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग फॉर द ग्लोबल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव वर्क फॉर द क्रॉस कल्चर पीपल्स एंड दे हैव नो द डाइवर्सिटी। लोकल कल्चर में से बहुत बड़ा आंसर है इनसिक्योरिटी का। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट?
बेसिकली ना लोकल की और जो मैं एमएनसी की बात करता हूँ, मैंने कोई इस वक्त भी मैं कोई 127 कंपनी है, 100 प्लस कंपनीज हैं जिनके मैं उनके पेरोल कह लें या उनके पैनल पे हूँ, जिसमें मैं उनकी कोचिंग ट्रेनिंग, उनकी मतलब पब्लिकेशंस और एक 2000 कंपनियों के सीईओज के तो मैं अपनी केस स्टडीज लिख चुका हूँ, इंटरव्यूज का मतलब 2000 सीईओज के तक अभी तक वो ऐसा फिगर है, अभी तक कोई पॉडकास्टर कोई टेलीविजन चैनल भी नहीं किसी ने, नहीं सर, मंचार रजाक दाऊद पूरी ट्रेल है, कोई ऐसा पाकिस्तान का। अब तो मेरा सेचुरेशन आ गया, अब तो मैं इसलिए ग्लोबल चैप्टर लॉन्च कर रहा हूँ, 15 मुल्कों में सीईओ क्लब के चैप्टर लॉन्च हो चुके हैं। अब तो आने वाले डाउन द रोड 3 इयर्स मेरा टारगेट 50 कंट्रीज में सीईओ क्लब को लेके जाना, इस कॉन्सेप्ट को। तो आपका सवाल है कि जो इनसिक्योरिटी है ना, ये बेसिकली ये एक नतीजा है, रिजल्ट है इनसिक्योरिटी की। ये है इनकॉम्पिटेंस, क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंस। जिसके अंदर जितना कॉम्पिटेंस होगा उसके अंदर इनसे लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी उतना कम होगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जो बताते हैं वो होते नहीं है। यस, और हमें अपना काम के अलावा दुनिया के सारे काम आते हैं। हाँ, ये भी सही है। ये प्रॉब्लम है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हमेशा होता है। और वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी का शिकार होता है ना, उसका जो रिजल्ट जिसको हम साइकोलॉजी में बिहेवियर कहते हैं, वो बनता है फ्लैटरी। क्योंकि पता है कि मैं काम से तो नहीं अपना इज्जत कमा सकता, तो मक्खन लगाने के ऊपर मेरा फिर फोकस है। मैनिपुलेट करो। हाँ, इसलिए कहते हैं, मैं जब भी जाता हूँ कहते हैं यार इस मैंने देखा कि पाकिस्तान के इदारे में अंदर बॉस खुद चाहता है मुझसे मक्खन लगाया जाए। देखिए, हर बंदा जो कामयाब होता है, जिसकी प्रमोशन होनी होती है, जिसने कोई इंसेंटिव लेना होता है, ठीक है जी, चाहे इवन की मल्टीनेशनल्स भी हैं तो पाकिस्तानी ना, ठीक है, सिस्टम उनसे बाहर से इंपोर्ट होता है, कल्चर बाहर से इंपोर्ट होता है, लेकिन लोग तो पाकिस्तानी है, चाहे KFC हो, मैकडोनल्ड हो या और कोई मल्टीनेशनल हो। लेकिन वो जो मक्खन लगाने वाला जो फैक्ट्री है, बटरिंग है, वो एक पाकिस्तानी में पता है सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वो सर्वाइवल के लिए जो इनकॉम्पिटेंट होते हैं, क्योंकि वो आ तो गए किसी दरवाजे से, चोर हो या किसी तरीके से टेस्ट का पास करके एंट्री लेवल पे तो आ गए। अब उसको ग्रो करने के लिए ना सर ये स्टेप्स चाहिए। तो मेरे पास कई लोग आते हैं जो बड़े जेन्युइन लोग होते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट, वो पीछे रह जाते हैं, तो जो नलायक ऊपर चले जाते हैं। कहते जा सब क्या वजह है, बल्कि इधर सीईओ ने एक्सपेरिमेंट किया, सीईओ ने पानी का नया बैच किया, इंजीनियर्स का हायर किया, तो उन्होंने पानी के अंदर ना था पॉन्ड था जिसमें फिश पड़ी होती, तो मीटिंग तैयारी थी, टाउन हॉल मीटिंग में ना उन्होंने एक पत्थर पकड़ के पानी में फेंक दिया। उन्होंने कहा जी बताएं, इसका एनालिसिस करें, इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी कि एक नौजवान कोई आदिल ने कहा सर ये इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये डूब गया। दूसरे ने पूछा सर बिल्कुल पानी की डेंसिटी कम है, पत्थर की ज़्यादा है। तीसरे ने बोला सर ज़्यादा सा मतलब है, जिसको आपने छोड़ दिया वो डूब गया। कहता तू बहुत तरक्की करेगा। तो उसके ऊपर मैंने एक नज़म लिखी, फिर अब छोड़ दे ये धंधे तखरीबी, तू भी काम कोई तामीरी कर। ये वो वाला जो पार्टिसिपेंट्स हैं, MNC हो या लोकल गवर्नमेंट के लोकल अदारों के लोग हों, मेरे पास टी ब्रेक्स लंच ब्रेक्स में जब मैं सेशंस के दौरान तो आगे कहते हैं सर आपसे एक दिल की बात करनी है, मैं बड़ा डिप्रेस हूँ, प्लीज़ मेरा CV है कहीं और भिजवा दें प्लीज़, आई वांट टू एग्जिट सर, मजबूरी है, मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं नौकरी कर रहा हूँ सर। यकीन जाने हर दूसरा बंदा दर्द में है इस वक्त अदारों में, बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, बॉस बड़ा ही, मैं लफ्ज़ नहीं बोल सकता, खड़ूस कह रहा हूँ, एक और कराची का लफ्ज़ है मैं नहीं बोल सकता अपने इधर पॉडकास्ट में। तो वो मैं क्या करूँ सर, मैं बहुत स्ट्रेस में, बड़ा खब्स है, ठीक है, लेग पुलिंग है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डर्टी है, टॉक्सिक, क्योंकि पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल लीव बॉसेस, दे लीव पीपल, ठीक है। तो मेरे लिए क्या मसला, हल क्या है इसका, तो मैंने कहा बड़ा सादा सा हल है। मैंने कहा मैं रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में, जब कभी मसला हो तो उसको सुन लिया करो, ये दवाई है, इट इज़ अ मेडिसिनल इफेक्ट। कहते क्या कि छोड़ दे ये धंधे तकरीबी, तू भी काम कोई तमीरी कर, मेरे यार तू भी इस दौर में चमचागिरी कर। जब चमचा तू बन जाएगा हर काम तेरा निकल जाएगा, ये करने का है फल बाबा, तू करने का फल पाएगा। जब चिकनी चुपड़ी बातों से तू अपने सांप का दिल बहलाएगा, क्या उसकी शर्म ना आएगी, क्या काम तेरे ना कराएगा, क्या प्रमोशन तेरी ना करवाएगा। छोड़ दे अब धंधे तकरीबी, काम तू भी तमीरी कर। सर ये बताएं, बॉसेस को पता होता है ना कि वो उनको बंदा मक्खन लगा रहा है, कैन दे नो कि दे आर बॉस। एक बंदा है उसको पता है कि मैं बॉस हूँ, और उसको पता है कि बंदा मुझे मक्खन लगा रहा है, ही इज लिफ्टिंग, एक लफ्ज है, मैं उसको नहीं, ही इज लिफ्टिंग पता है, लेकिन उसके बावजूद ये कल्चर सर पनप क्यों रहा है, मतलब मेरे उसकी वजह ये है, मैं बता तो रहा हूँ ना, उसकी वजह है कि जो ना नेले पे दैला है, क्या बोला, नेले पे दैला, हाँ, क्योंकि वो बॉसेस भी ना असल में वो भी ऐसे आए होते हैं। एक बंदा जो है ही, मैं मिसाल दे देता हूं, मतलब मैं उसका सादा लफ्जों में एक मिसाल देता हूँ, ये DNA की बात है, क्या बोला, DNA, इनसिक्योरिटी का तल्लुक DNA के साथ।
ये सेंस ऑफ जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, इसका डीएनए के साथ ताल्लुक है। ये पूरी कौम की डीएनए इस वक्त में मसला है। ये नहीं कि एक दो की बात कर रहे हैं। ये इसलिए कहते हैं हम भीड़ हैं, हजूम है, हम इंसान, हम तो हम कोई अनमैनेज। इंसान थोड़ी हैं। तो उसका बुनियादी वजह डीएनए के अंदर प्रॉब्लम। वो डीएनए के प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप चाहे शेयर भी कर दीजिएगा ऑनलाइन, ना भी करें उसको सर delete कर। मैं तो बड़े मजे से करूंगा। चौधरी साहब आए डॉक्टर के पास। चौधरी साहब कहते हैं डॉक्टर साहब, साइकियाट्रिस्ट को उन्होंने हायर किया, मेरा एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे पास, मेरी देखिए डॉक्टर साहब बाहर गाड़ी खड़ी है, V8 पे आया हूँ मैं, नया मॉडल है, 15 करोड़ की है, और 2 मेरे टावर्स हैं, ठीक है, मेन 4 है फैसल पे, और सारे इधर मेरे DHA फेज 8 में बड़े 4-5 घर बने हैं, एक और भी मेरा बन रहा है सर। तो काफ़ी माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, हाँ मुझे मसला बताएं, हाँ मुझे प्रॉपर्टी ना बताएं। तो मसला कहता ये है कि मैं, क्योंकि अब्बा जी ने मुझे स्कूल में नहीं भेजा था, अब्बा जी ने मुझे कारोबार में लगा दिया, पैसे बड़े कमा लिए, अब एक प्रॉब्लम हो गया। जो साहब ने पूछा, डॉक्टर ने पूछा क्या प्रॉब्लम? कहता जब मैं किसी पढ़े लिखे के पास बैठता हूँ मुझे स्ट्रेस होता है, क्योंकि मेरे पास इल्म नहीं है। हेर से नॉलेज है, उधर से सुन लिया, टीवी से सुन लिया, 2 रीलें देख ली, इधर से, ये वाला नॉलेज है ना। जो नॉलेज है, जो डीप एनालिसिस होता है चीज़ों का, किसी चीज़ों की पर्सपेक्टिव को अंदर जाके उसको एनालिसिस करके देखना, हकीकत तक जाना, वो वाला नॉलेज नहीं है। तो किसी ऐसे बंदे से, जिसने किताबें पढ़ी हैं, कोई बाहर से पढ़ के आया, कोई PhD किया है, कोई अच्छे इंटेलेक्चुअल आदमी, उसके पास बैठे हुए मुझे थोड़ी सी ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी होती है। इसका इलाज करें। और डॉक्टर ने कहा ठीक है 5 का सेशन करता हूँ आपके साथ, एक सेशन 1 लाख का होगा, 5 लाख का आपका खर्चा है, तो आपका इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी मैं बस आपका निकाल के बाहर फेंकूंगा। दूसरे या तीसरे सेशन के बाद डॉक्टर ने फीस वापस कर दी, हालांकि उसने चॉइस अपनी फीस एडवांस दे दी सारी। अरे जी आपका इलाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पैसे दे दिए हैं। डॉक्टर साहब पैसे कम है और ले ले, डबल मैं दे देता हूँ, मैं आपको 5 की बजाय 10 लाख दे देता हूँ, मेरा इलाज करें। देखो गाड़ियाँ भी हैं मेरे पास, एक नहीं 5 गाड़ियाँ ऐसी। फिर उसने अपनी फैट लगाई, इतना मेरे पास ऐसे हैं, एसेट्स हैं। तो डॉक्टर ने कहा आपका इलाज हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते अगर बताया तो आप ऑफेंड हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। कहता चले आपसे वादा करता हूँ नाराज नहीं होता, मेरी वजह बता दें, मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकते आप? कहता आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रॉब्लम इन सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी नहीं है, आप हैं इन्फीरियर। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, इस है ही अब है ही कमी। मैं अदरवाइज में होता है कि यही कमी। आप है ही चूड़े, आप है ही कमी, आप है ही घटिया। तो वो जो पूछा कैसे? कहते देखिए डॉक्टर साहब ये टेबल है ना, ये सोफा है, ये अगर अच्छी लकड़ी से बना हुआ है, अच्छी लकड़ी से ऊपर रंग रोंग कर दे तो ये 100 साल तक चलता रहेगा। ये लकड़ी है ना, ये बनी। अगर लकड़ी ही नाकस है, इसी को उन्होंने आपने पेंट कर दिया, दीवार में खराब है, ऊपर जितने मर्जी पेंट कर ले, जितने मर्जी इसको ब्यूटीफाई कर ले, जितना मर्जी आप इसको सब्ज रंग कर दें, पता है कि हवा में थोड़ी सी आई गिर जाना है। तो जो चीज का जो बेसिक मटेरियल ही सही नहीं है, जितनी मर्जी आप उसके ऊपर किताबें भी डाल दें, उसको ठप्पे लगा के, ऑक्सफोर्ड के जैसे 3 इडियट्स में वो कमरे में रैंचल दास का वो लगा के वो कहते जी मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो वो इस किस्म का 2 नंबर है। तो ये पाकिस्तान में 90% लोगों के पास 2 नंबर डिग्री है, 2 नंबर सब चीजें, वो ठप्पटे लगाए हुए हैं, अंदर से जो DNA है वो वही है, DNA खराब है बस। और वो DNA ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ा हुआ है। वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इलाज जो है ना, जो इकबाल ने दिया था खुदी को, कर बुलंद इतना के खर तकदीर से पहले, खुदा खुद। तो वो जो खुदी का जो सबक था, जो सेल्फ की जो डेवलपमेंट थी, असल में कायनात के अंदर सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही सेल्फ है। आपको पता ये बात? इस कायनात के अंदर कुरान भी उतरा था, वो नफ्स के साथ एड्रेस करता था, इंसान के साथ एड्रेस करता था, वो आदमी के साथ एड्रेस नहीं करता। आदमी और इंसान में बहुत फर्क है। हम आदमी हैं, इंसान नुमा है, इंसान नहीं मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर। ये कहतु रिजाल है, मर्दम शुमारी करेंगे तो 25 करोड़ मिलेंगे, मर्दम शनासी करेंगे 25 भी नहीं मिलेंगे। ये कहतु रिजाल है भाई, ये मैंने आपको क्या सर। ये बताएं कि अच्छा लीडर तो ठीक है, आपकी बातों से वैसे ही पता लगता है अच्छे लीडर में क्वालिटीज कौन सी होती है, जो आपको सुनेगा तो समझ आएगा लीडर कौन से। अच्छे लीडर बनने के लिए इंसान को कौन सी खूबियां अपनानी चाहिए कि वो एक अच्छा लीडर बन के आए और अपनी कम्युनिटी को लेकर चले? देखिए लीडर पहले बताएं होता क्या है। लीडर एक माली होता है। क्या होता है? माली होता है। आप कभी माली के साथ बचपन गुजारा अपने किसी बाग में,
जहाँ आपने अमरूद तोड़े जी, जी, हों, बिल्कुल अपने बागों जहाँ में देखा है मैंने। जब बागों में अमरूद तोड़े हों, जी, किसी जी, के बाग में कैसे माली पीछे भागता है। बिल्कुल सर। तो तो वो माली जो होता है ना, उसे सब प्यार माली होता है, कुत्ते ही भागते हैं, पीछे मेरे पीछे भागे। भागे ना। तो वो कितना प्यार करता है अपनी बाग। तो लीडर जो होता है ना, वो माली होता है, ओन करता है अपनी चीज़ों को। उसके लिए ना दिन रात नहीं होता। उसने पता है इसको पानी कहाँ है, गोडी कैसे करनी है, खाद कब डालनी है, इसको कहाँ पानी ज़्यादा भी नहीं डालना, खराब ना हो जाए, पानी कम भी नहीं डालना। उसकी कैसे यहाँ की उसने चर्निंग परनिंग करनी है, उसको सफाई करनी है, उसको एक जानवरों से बचा के रखना है कि अभी पौधा बड़ा हो रहा है। तो माली होते हैं सारे। अब माली चले जाएं, जब माली होते हैं ना, तो वो बाग बन जाते हैं जंगल। जब माली चले जाते हैं तो बाग भी जंगल बन जाते हैं। इस वक्त माली चाहिए हमें। माली इस चाहिए वक्त हम सर, जंगल में रह रहे हैं। जंगल है, माली चाहिए। तो माली आएंगे तो जंगल क्या हो जाएंगे, हरा-भरा सा जंगल तो खुश्क हो गया। खत्म। तो माली चले गए हैं इधर से। इसलिए क्या है, कहतुरी जाल है। रिजाल क्या होता है, मर्दों का। जिस भी आप दुम उठाएंगे तो अंदर से आपको मादा मिलेगा, नर नहीं मिलेगा। इसमें नर खत्म हो गए। पठान से मैं एक कराची में, एक मैं बड़े कुछ अरसा पहले, तो मैं एयरपोर्ट से मैंने ना कैब लिया, तो पठान चला रहा था। तो बाद मेरा एक सवाल था, मैं FAQ है मेरा, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, मैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर मैंने एक चपड़ासी था, एक नाइस से, सबसे पूछा है कि पाकिस्तान का मसला क्या है। फिर हर बंदा अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, नॉलेज, इल्म, डिग्री से जवाब देता है इसका कि पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान का मसला पानी है, बदली है, करप्शन ये है, है, करप्शन बदनज़ामी है, है, पॉपुलेशन है। मतलब हर बंदे का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, डिफरेंट। जैसे सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो उस बंदे ने बड़े बड़ा सवाल पूछा, गवर्नेंस का इशू है, फलां का इशू, पढ़ा लिखा बंदा अपने अल्फाज में। उसने सवाल के बदले मुझे सवाल किया, सर आप खाता क्या है। खाता क्या है? ओके, मतलब मैंने पूछा पाकिस्तान का मसला क्या है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि खाता खाते क्या। क्या? मैंने कहा मैं रोटी खाता हूँ। कहता नहीं सर, रोटी किसके साथ खाता है। मैं कहा रोटी सालन। नहीं सर, सालन क्या होता है। मैंने कहा सालन में मुर्गी होती है, ज़्यादा आजकल चिकन ही चलता है ना, मटन तो कभी कभी हम खाते। कहता सर आपने जवाब दे दिया सर, पाकिस्तान का मसला ये है। अब मुर्गी का मुझे सिर्फ ये बता दें आखिरी बात, मुर्गी नर है कि मादा है। मैंने कहा मादा। तो फिर सारे मादा हो गए, नर खत्म हो गए सर। वाह! पाकिस्तान का मसला नर खत्म हो गए। नर खत्म। नर जो होते हैं ना, जो फैसले करते हैं, ये आपका सवाल का जवाब है, उसको लीडर कहते हैं। नहीं सर, ये बताइए पाकिस्तान के जो बिज़नेस ये करंट किताबी बिज़नेस डेफिनेशन नहीं है। नहीं सर, मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है ये तो। नर को, नर खत्म हो गए, नर और जो डिसीजन कर सकता है, जो डिसीजन मुश्किल फैसले कर सकता है, जो पॉपुलर नहीं राइट डिसीजन कर सकता है, जो उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर सकता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है, वो लीडर, द वन हू कैन ओन इज बेसिकली अ मैन। वो लीडर होता है। दैट्स नाइस। अच्छा ये बताइए, इस वक्त मौजूदा सूरत में पाकिस्तान का बिज़नेस मॉडल आप कैसे देखते हैं? क्या हालात है हमारे कारोबार के? सर पाकिस्तान के हालात दो हैं, अमीर के लिए और अलग और गरीब के। गरीब। पाकिस्तान दो लोग हैं। अब बीच वाला तबका क्या खत्म हो, इसको अंग्रेजी का लफ्ज है स्लाटर। क्या बोलते हैं। चलाटर। तो जो मिडिल क्लास है, इट हैज बीन ग्रेजुअली स्लाटर्ड इन द लास्ट 5 to 10 years। किसी भी मुल्क की डिमांड सप्लाई जो होती है ना, ग्रोथ, उसका तल्लक उसकी मिडिल क्लास से होता है। और मिडिल क्लास अब हो गई है खत्म। अब सफ़ेद पोशी हो गई। वो जो मिडिल क्लास थी वो सफ़ेद पोशी, मतलब स्ट्रगल कर रहा है रिटेन करने के हाँ, लिए। वो सफ़ेद पोशी है। बल्कि मैं सफ़ेद पोशी को कहूँगा, मिडिल क्लास की सफ़ेद पोशी उसका सफ़ेद कफन बन गई है। हाँ, हालात ये ऐसे सच हैं। है। बिल्कुल ऐसे ही। जो ऊपर वाला तबका है वो इंजॉय कर रहा है। मतलब दरिया के दो पार्ट है, दरिया का ये किनारा है, दरिया का वो किनारा। दोनों किनारों पे लोग शोर मचा रहे हैं, और आप कहीं हेलीकॉप्टर व्यू से देख रहे हैं, ये दरिया के अंदर कश्ती में से गुजर रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं कि शोर मचा रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। एक वाला तबका देखते हैं शोर मचा रहे हैं, अब दूर से देख रहे हैं, आवाजें आ रही हैं, यार शोर हो रहा है। पता चला इनको भूख लगी है। करीब पे पता चला क्या है वो तबका है, इसको वो ये रोटी के लिए शोर मचा रहे हैं, क्योंकि रोटी सबसे बड़ा मजहब है ना। सबसे बड़ा मजहब है। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां भुलिया टुक रोटी, रोटी जिकर 6वां ना होवे तो पंजे जांदे मुख। ऐसे ही है सर। तो वो रोटी मांग रहे हैं, चलिए हमारे भूख लगी है, रोटी नहीं है भाई। दूसरे तबके पे बारबेक्यू पार्टी हो रही है और वो म्यूजिक से एंजॉय कर रहे हैं, यस। और उन्होंने बारबेक्यू ज्यादा मसाले वाला लगा लिया और उनके सूसू हो रही है, आंखों में आंसू आ रही है, लग रहा है इनको भी। तो वो एक वो तबका है जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा किस्म का एंजॉय कर रहा है इसी के अंदर रहकर, और बेरहम किस्म की भूख में, नंग में। और दूसरा तबका है जो रो। तो ये दो तबकों के दरमियान में हम आ गए।
तो पाकिस्तान के वो तबका जिसके लिए पाकिस्तान इस वक्त सोने की कान है, जो कि चंद स्टेक होल्डर जिसको हम अशरफिया कहते हैं, जिसको हम अलीट कहते हैं, ये पाकिस्तानी इज फॉर द पाकिस्तान, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल नहीं है। पाकिस्तान की जो डेफिनेशन है फॉर द लीड, टू द लीड एंड बाय द लीड। तो जो अलीट है वो पाकिस्तान को उन्होंने हाईजैक, वो उसको अब अलीट, उसको रिच भी नहीं मैं बोलता, उसको मैं फिल्थी रिच बोलता हूँ। इतने पैसे उनके पास आ गए हैं, आपकी सोच होगी। जितने आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देख लें, मैं पाकिस्तान कंपटीशन कमीशन के चेयरमैन के साथ बैठा हुआ था, मेरे दोस्त हैं वो, उन्होंने मुझे स्टेटिस्टिक्स शो किए कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े जो 100 कंपनियां अगर टॉप की हैं, इजाज उनके पास अंदाजा नहीं है पिछले 5 सालों में जितनी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है। एक एक कंपनी ने अगले पिछले 50 सालों में इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना पिछले 2 साल में कमाया। That's on the record, they posted. यस, तो ये वाला पाकिस्तान है जो कि एक वो पाकिस्तान है जो बड़ा एक लेस देन 1%। और अगर सैलरी की बात करें जिसको हम सफेद पोश कहते हैं, स्टेट बैंक का डेटा है कि लेस देन 1% ऐसे लोग हैं जिनकी टोटल सैलरी 1 लाख से ऊपर है। कितने? 1 लाख से ऊपर से, तो लेस देन 1%। तो 99% 1 लाख सैलरी नहीं लेता आज भी नहीं लेता। ठीक है जी। तो आप इमेजिन करेंगे कि वो जो 50,000 रुपया वाला बंदा कैसे सरवाइव करता है, उसका बिजली का बिल कैसे जाएगा, उसके बच्चों के स्कूल की फीस कैसे जाएगी, वो तो 2 वक्त की सांसें खरीदता है बड़ी मुश्किल से अपना खून पसीना देके। औरतें अपनी जवानी बेच के, अपना बाप अपनी जवानी बेच कर वो 2 वक्त की सांसें खरीदता है, रोटी नहीं, सांसें खरीदता है। मुझे कहते हैं जी कि मुझे थकने नहीं देते मेरी जरूरतों के पहाड़, मुझे थकने नहीं देते मेरी जरूरतों के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। बिल्कुल ऐसे ही सितम ज़रीफ़ी हालात। तो ये वाला पाकिस्तान है जहां मिडिल क्लास खत्म होगी, जहां बच्चियां शादी के इंतजार में बैठी हैं लाखों नहीं करोड़ों, जहां बच्चों के लिए जो एक लड़की घर में शादी के लिए बैठ के जिस पेन से, साइकोलॉजिकल एक पेन से गुजरती है, उससे ज्यादा पेन वो बेरोजगार बच्चा है जो नौकरी के लिए बैठा हुआ है, जिसके पास जॉब नहीं है। और उससे बड़ा अलमिया बेरोजगारी से ज्यादा उस बच्चों का कि उनके पास जॉब की सलाहियत भी नहीं, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं। क्योंकि जो डिग्रियां हैं, ये मेरा दिल करता है कल मुझे अगर आप मुझे वजीर आजम बना दें या फील्ड मार्शल बना दें, तो मैं पहला डायरेक्टिव करूंगा कि सारी यूनिवर्सिटियां बंद कर दीजिए, इनको सब जगहों को स्किल सिखाया जाए। आज AI से आप चैट GPT से सवाल पूछें, वो कौन से फ्यूचर स्किल्स हैं जिसमें हम सर्वाइव करेंगे, तो पहला स्किल आएगा प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिक का, बार्बर का। इसको भी चैट GPT अगले 10 साल तक रिप्लेस करेंगे। और ये हमारी हद तक होती है, बाहर के मुल्कों में यह हाईली पेड और हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, जिसको हम इसको घटिया कहते हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। रिस्क हलाल कमाने के लिए हमें स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे और सबसे बढ़कर हमें एथिक्स डेवलप करने पड़ेंगे। हमारा रिज़्क अल्लाह की ज़ात है। कभी बाहर के मुल्कों में आपको सोचते हैं, मैं बाहर जाता हूँ ना आदत, सबसे पहले मैं कोई 30-40 मुल्क विजिट किए हैं, मैं जब भी लैंड करता हूँ जहाज़ उतर के अपने कमरे में चेक इन करके सबसे पहले मैं कोई छोटा सा कोई स्टोर ढूंढता हूँ वहाँ, यार कोई इधर कोई छोटा सा ढाबा है, स्टोर है, हाँ जी वाह फलां जगह पे छोटी सी शॉप है, तो मैं जाके सबसे पहले वहाँ दूध खरीदता हूँ। यार बड़े अरसे बाद हो गया दूध नहीं खालिस पिया। पाकिस्तान में मैं आज गारंटी दे सकता हूँ, अब 1 लाख रुपए इनाम दूंगा पूरे कराची से मुझे खालिस दूध ढूंढ दें। नहीं सर, सलामी दूध, मदनी दूध, मक्की दूध मिल जाएंगे लेकिन खालिस नहीं मिलेगा। दूध नहीं मिलेगा, दूध के नाम पे सब मिलेगा आपको, दूध नहीं मिलेगा आपको। तो दुनिया के किसी मुल्क में पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई जाली दूध मिल जाए, जाली दवाई मिल जाए, जाली कोई चीज मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि दुबई में जाए आप को आपको जाली दूध मिले, आप दुबई जाकर देखें कि जाली दूध मिलेगा नहीं भी। हाँ ये होगा, इसमें फैट्स कम है, इसमें ये है, इसमें ये, लेकिन असली होगा, उसका टेस्ट डिफरेंट होगा। तो यकीन जानिएगा कि हम ऐसे जाली माशरे में रह के हमारे बच्चे जो है ना, हमें कहते हैं कि यार असली चीज़ों की पहचान कर, खुदा भी असली है, हमने जाली खुदा बना ली। एक सजदा जिसे तो गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। तो जो मसनूई खुदा हमने बना ली है तो ये तो अलग चैप्टर है, लेकिन ये बताया ना कि अभी आप जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात,
हम पाकिस्तान में अक्सर टेक्नोलॉजी के बिजनेस की बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसी चीज़, आप एआई की बात कर रहे हैं बार बार, तो टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, अब आप वो डिजिटल से होते होते आप एआई पे आ गए। आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो सिर्फ जितनी गवर्नमेंट का जो फोकस है, जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी, वो सिर्फ ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी के बिजनेस से सर बदलेगा? बकवास है बहुत वो वही सुनना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या सर, है वो ये? बकवास बता देता हूँ ना सर, बकवास है सर, बहुत बड़ा लाल बत्ती है पीछे। आज से 20 साल पहले जब आईटी शुरू हुआ था, आईटी कि पाकिस्तान सिलिकॉन बन जाएगा, कैलिफोर्निया बन जाएगा, इंडिया ने तो बना लिया, हम भी ऐसी तरक्की कर रहे हैं सर। कुछ हुआ? नहीं सर, आज वही 20 साल पहले, आईटी पार्क नहीं बना आज तक, सुने 20 साल बाद आज का स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ, अपनी विम्सिकल थिंकिंग की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स। फैक्ट्स ये हैं कि आज इंडिया की जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की, आईटी की, टेक की जो एक्सपोर्ट है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर, और हम आज भी 3 बिलियन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि एक फिट पड़ी है, अब और कम कर गए। हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है। कितने बंदों का इंटरनेट स्लो होने से जो फाइबर लगी है, कितने बच्चों का जो ई कॉमर्स कर रहे थे वो धंधा उड़ गया, खत्म हो गया खामोशी से, जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे। तो जिसकी मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास सड़क नहीं है और हम अपना बात कर रहे हैं हमने इधर बुर्जुल खलीफा बनाना है। सर जी, खुदा का खौफ करें। तो वो बुनियादी चीजें नहीं है। अगर कोई स्ट्रगल करता है उसकी अपनी हिम्मत है, वो अपनी स्ट्रगल से ऊपर चला गया, कोई बाहर चला गया, कोई इधर जाके कोई रोटी कमा रहा है, अपनी रात की बच्चियां कमा रही हैं, मैं जानता हूँ उनको फ्रीलांसिंग बच्चों को। लेकिन असल चीज जो है ना, वो एक आपकी नेशनल जा प्रायोरिटीज की बात है, वो प्रायोरिटीज नहीं है, बदकिस्मती से वो लेवल ही नहीं है। और दूसरी बात, बड़ा सच बोल दूं मैं आपको, जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका ताल्लुक फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ है। ये जिसको हम लॉगरिथम बोलते हैं ना, ये सारा टेक्नोलॉजी का फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। बिल्कुल सर। ये आम अनाड़ी बंदे को भी पता चले लॉगरिथम क्या है। अरे भाई, लॉगरिथम की बेस किस पे है? वो मैथमेटिक्स पे। पाकिस्तान के अंदर 90% बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं आता। मैथ्स के नाम पे तो मैथ्स नहीं है। ना उनको लैंग्वेज आती है अंग्रेजी का, तो वैसे ही हमारा एक छोटी कॉम्प्लेक्स है। तो और पाकिस्तान का जो इल्म है, आपको पता है, वो अंग्रेजी जुबान है। पाकिस्तान पता है सबसे बड़ा आलम कौन है? जिसकी अंग्रेजी अच्छी है। और पाकिस्तान में खूबसूरती का क्या सफेद रंग है। ये 2 डीएनए में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स घुसे हुए। ये कीड़े में जहाज निसार पिछले 25 साल लड़ रहा है, निकालू अंग्रेजी का और चिट्टिया रंग का। एक्सेप्ट योरसेल्फ यार, अपने लहजे में अंग्रेजी बात करो। इंडियंस बोलते हैं मुंह टेढ़ा करके, चूसनी जो डाली होती है निकालो बाहर, फेंको। क्यों है कि सेंस ऑफ इंफिनिटी में बैठे हो? जर्मनी में जाके कोई जर्मन को जगह कि वो यूके वाले एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, वो लानत भेजते हैं उस अंग्रेजी एक्सेंट पे। हम उसको आसमान पे सर पे बढ़ा के रखते हैं। भाई, बिकॉज जर्मन है, दूसरी कौम है, दे हैव अ सेंस ऑफ प्राइड ऑन देयर ओन कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री। तो सर जी, जो एआई की आपने बात की, इसमें पॉजिटिव जो चीज ये है कि इसका तलक सरकार के साथ है। सरकार ने तो 16% लगा दिया। उन्होंने लगा जिसपे भी शेष लगेगा, जो ई कॉमर्स कर रहा है उससे कर रहा है, उसको तो जो स्पिरिट थी वो भी किल कर दी। इसलिए क्या हुआ कि हमारे साइलेंटली क्या हुआ, एक ऐसा रेवोल्यूशन आया। ये ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन तकलीफ नहीं देता, वो है एंटरप्रेन्योरल ड्रेन जो होता है, वो ज्यादा तकलीफ देता है। क्या बोला? एक बंदा चला गया रोटी कमाने, अपने घर वालों को ये टूटी सड़कें देखे, उसका कोई इशू नहीं है, वो अच्छा हो गया, चला गया और 4 पैसे बेचेगा। असल तकलीफ ये नहीं है ब्रेन ड्रेन की, असल तकलीफ है एंटरप्रेन्योरल ड्रेन की। बिल्कुल सर। कि एक बंदा जिसने 10 जॉब्स क्रिएट की, 100 जॉब्स क्रिएट की, वो छोड़ के जाएगा, 100 बंदा बेरोजगार हो जाएगा। ये असल में प्रॉब्लम है, ये असल में इशू है। और ये समझने को तैयार ही नहीं। और ये क्या चले गए, बैठे इधर है, चीप लेबर का हमारा ठप्पा लग गया, हम जाकर दुबई में बैठ गए, वहां सारी काउंटिंग हो रही है, सारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल उधर से हो रही है, मॉडल ये आ गया, इधर से बैठ के चीप लेबर ले लो, इसको आपको 50-60 हज़ार का डेवलपर मिल गया, उधर बैठ के आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उधर से डॉलर्स में पर आवर्स का अर्न कर रहे हो। क्योंकि इंडिया ने भी, अब इंडिया को सैचुरेशन लगा गया, वो भी अब कहते हैं चीप लेबर हमारे पास नहीं है भाई, हम तो बड़े एक्सपेंसिव हो गए, तो भेज दो ये पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्कों को दे दो, और वो चीप लेबर। मतलब लफ्ज चीप इस वेरी तकलीफ देता है मुझे, क्योंकि हमें चीप बना दिया गया। डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है बहुत ज्यादा। यस, तो वो मैं चाहता हूँ यार, इज्जत के साथ रोटी कमाना सीखो यार। ये क्या चीप का लफ्ज यूज करके आप चंद टकों की इज्जत से रोटी कमाने का बड़ा तल्ख सवाल शायद लगे, शायद सुनने वालों को लगे। हमारी तो गवर्नमेंट का फोकस ही होता है ना कि सर हमें तो 2 लाख सर, मुझे तो पहली समझ यहाँ भेजने, सर आपके जुबान मुबारक को आपने लफ्ज गवर्नमेंट यूज कर दिया, मैंने तो आज तक गवर्नमेंट देखी नहीं। आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? सो कॉल्ड जो बैठी हुई है, नहीं, वो तो गवर्नमेंट है ही नहीं है, वो तो माफियाज है। एक्सक्यूज मी, वर्ड गवर्नमेंट और माफिया में फर्क है। पहले मुझे ये बता दें, अपने दिल से पूछ लें, माफियाज है या गवर्नमेंट है?
सर माफियाज हैं तो बस बात है, फिर आप Blood माफिया की sucking- बात blood करें, sucking तो फिर machineries आप हैं। माफिया की बात करें, गवर्नमेंट की क्यों कर रहे हैं? चले माफियाज की बात तो बात करें ना। ये तो कहते ही है कि हम तो कतर से मुआहदा करेंगे 2 लाख मजदूर जाएंगे, 2 लाख मजदूर सऊदीया जाएंगे, मलेशिया 1 लाख जाएंगे, तो मजदूरी जाएंगे, स्किल्ड लेबर तो हमारे पास है ही नहीं। सर वही तो कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो माफिया को जैसे मैंने ऐसे ना वारिस मोहम्मद चला था अमजद का, उसमें एक तो थोड़ा उसकी पूरी किस्तें कि नहीं मिली मुझे देखना है हाँ, मुझे वो। वो ना उसके अंदर यही था मैं कि अगर उसके देहात में, गांव में, कुछ शहर में को पढ़ने के, वो अगर कोई स्कूल कॉलेज बन जाता तो उसकी चौधराहट खत्म हो जानी थी। बिल्कुल सर। तो सर माफिया नहीं चाहता कि पढ़ लिख जाए, माफिया चाहते हैं ये गुलाम चाहिए हमें, ये आका को गुलाम बोल दूं एक सच, सर वो शौक से गुलाम बोले। को गुलामी पसंद न हो तो आका पैदा नहीं होते। क्या बोला? ये मेरा अगला सवाल था, मैं आपसे पूछने लगा था ये गुलाम बात। को, गुलामी पसंद हो, आका पैदा नहीं होता। और गुलाम को गुलामी पसंद आ जाए तो सांस लेने का नाम आजादी है। हाँ। सर जी आप चले ठीक है, गवर्नमेंट की बात कर ले, माफिया सर की बात माफियाज कर हैं ले, सर। माफ चले माफियाज है ठीक है, मैं वो नाम नहीं ले सकता। आका है, गुलाम है। आप ये सोसाइटी देखें ना, हम भी तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में घिरे हुए लोग हैं ना सर, हम भी कलेक्टिव बेनिफिट्स पे कहाँ जा रहे हैं? हम भी तो ऐसी कोई सोच अपना ही नहीं रहे कि जिसमें हम कोई कलेक्टिवली किसी जगह पे इकट्ठे हों, या हम ये सोच रहे हैं कि हमारा मुआशरा अपन पे, सोसाइटी पले पूरे। हम तो चाहते हैं कि मेरे घर की गली सही हो, मेरा गटर साफ हो, मेरा घर सही चल रहा हो। सर यही तो बात है, ये पैटी माइंडेड है, ये सोच छोटी है ना। हर बंदा अपनी जात के गिर्द में कैद होकर रह गया। इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल। एक वाई नेशंस फेल, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ पढ़ा करें, मेरी फेवरेट बुक है, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। मैंने खुद एमफिल किया पब्लिक पॉलिसी में इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। आई डिड माई 6 मास्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह, एक माशाल्लाह एमफिल सर। किया। तो मैंने इस पर सर्च किया, दुनिया के 8 मुल्क हमने लिए, उसकी रिफॉर्म्स को स्टडी किया, जिसमें पोर्तुगाल था, इंडिया था, और दूसरे का कोरिया था, इधर से मलेशिया था। ठीक है, ये जो मुल्कों ने पिछले 25 सालों में, जिनको वियतनाम था, जिनका जीडीपी पाकिस्तान से बराबर था, ये कम था, तो आज उनका जीडीपी, पाकिस्तान का आज भी जीडीपी कितना है जी? $360 बिलियन है ना, 350 पौने 400 अरब डॉलर है। और सिर्फ अपना, और टोटल एक्सपोर्ट कितनी है पाकिस्तान की? सब मेरा ख्याल है, कोई एक्चुअल फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई 35 से 38 है बस। कोई नाकाबिले जिक्र है मेरा ख्याल। नहीं 38 है, 38 चलो। बिलियन, 38 बिलियन डॉलर है, 30 अब जाके वो भी हुई 35 30 से क्रॉस करके ना। तो 35 बिलियन डॉलर क्या टोटल हमारी पूरे पाकिस्तान की मुल्क की क्या एक्सपोर्ट है। वियतनाम की 10 साल पहले पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कम थी, 25 बिलियन डॉलर, 22-20 डॉलर। आज वो 350 बिलियन डॉलर पे चला गया। कितने पे? 350 बिलियन डॉलर सिर्फ क्या है? वियतनाम एक्सपोर्ट। जीडीपी हमारा 350 है। उस वक्त इंडोनेशिया का जो जीडीपी था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हमसे बहुत पीछे था। आज उनका जो इस वक्त का जो टोटल जीडीपी है 1.6 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गई। कल की बात, मैं चाइना अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ। तो सर जी वो ऊपर चले गए, मलेशिया ऊपर चला गया, वो ऊपर चले गए, सारे कंट्रीज, पूरी रीजन, आसियान रीजन, इधर से सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इधर से वो स्टेट्स। तो सर दिस वाज टोटल दुनिया बदल गई। हम क्योंकि पता क्यों नहीं? क्योंकि हमारा किबला उल्टा है, हमारी डायरेक्शन सीधी नहीं। अब 100 साल तक भी उधर ही रहेंगे। अगर तरक्की का जो मॉडल है, तरक्की मकूस कहते हैं इसको, उर्दू में क्या बोलते हैं? मकूस कहते हैं, एक स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। हमारी तरक्की कौन सी है? मकूस कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ। अच्छा, हम वो पीछे से टॉप कर रहे हैं, पीछे से टॉप कर रहे हैं। आप देखें ना, कोई भी मुल्क होता है ना, उसकी जो किसी मुल्क की हेल्थ का अंदाजा लगाना, तो उसके HDI देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पता क्या लाता है? कि पाकिस्तान के 45% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग ग्रोथ है, 50% बच्चे जो है उनके पास रोटी नहीं है, 5 साल न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं, माओ के पास। और क्या पाकिस्तान का नंबर 1 इशू है? अगर मुझसे पूछें क्या है? 2 गरीब मिलकर 8 गरीब पैदा करते हैं। क्या बोला? 2 गरीब मिलकर हर साल हम एक न्यूजीलैंड जैसा मुल्क पैदा करते हैं। क्या बोला? हर साल हम एक न्यूजीलैंड जैसा मुल्क पैदा करते हैं। So there is no end to discuss with you. I cannot end of this, but I know you have to go, and I'm highly grateful to you, and I look forward to host you again when you are in Karachi. Thank you so much. Allah. So nice of you. I don't have any comments to say. मेरा एक्सप्रेशन, मेरा जो दौरान प्रोग्राम आपको मेरे तासुरात वो बता देंगे कि आज का प्रोग्राम मैंने कितना एंजॉय किया, और ये टिल नाउ द बेस्ट एवर दैट वी हैव, and I'm highly grateful to Mr. Jasa. Thank you so much.